लास्ट लेक्चर में हमने जो इंडो इस्लामिक आर्ट थी उसका पार्ट 1 क्लियर कर लिया था। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के कुछ पहलू, उसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्वालियर जो था वो हमने डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनार के बारे में। स्तंभ और खंभों का एक अन्य रूप मीनार था जो उपमहाद्वीप में एक सामान्य विशेषता थी। मध्यकालीन कुतुब मीनार है और एक मीनार है और एक मीनार है और एक मीनार है और एक दौलताबाद के किले में चांद मीनार है। मीनार का दैनिक उपयोग अजान के लिए किया, प्रार्थना के लिए किया जाता था। हालांकि इसकी अभूतपूर्व ऊंचाई शासक की शक्ति और शक्ति का प्रतीक थी। कुतुब मीनार दिल्ली के पास संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की के साथ जुड़ी, यानी कि जो कुतुब मीनार है जो वहां के संत ख्वाजा हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये उनके साथ जुड़ी हुई थी। कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी यानी कि 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था, दिल्ली में सल्तनत काल आ गया था। गुलाम वंश की कुतुब करती थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है, कुतुबुद्दीन के नाम पर ही। जिसकी ऊंचाई है वो 234 फीट ऊंचा ये पतला टावर है। तो आजकल एग्जाम में इनकी लेंथ को लेकर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना कि जो इसकी ये हाइट है, ये इसकी हाइट 234 फीट ऊंचा है, यानी कि 234 फीट इसकी ऊंचाई है। मीनार समभुज और वृत्ताकार आकृतियों में मिश्रित है, यानी कि इसमें क्या क्या है, समभुज और वृत्ताकार आकृति। जो आप ये देख रहे हैं वृत्ताकार आकृति इसमें बनाया गया है। यह बड़े पैमाने पर लाल और बफ उनसे पत्थर होते हैं उनसे बनी है और ऊपरी मंजिलों में संगमरमर के कुछ अंश है, यानी कि जो ये है इस पे कुछ अंश संगमरमर के भी हैं। तो ये 234 यानी 234 फीट ऊंचा ये पतला टावर है। 5 इसमें स्टोर कुछ 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 जो इसकी स्टोरेज यानी कि कुछ बिल्डिंग है इसकी, इसमें कुछ में संगमरमर पत्थर का भी यूज हुआ है। यह अत्यधिक सजाए गए बालकनी और शिलालेखों के बैंडों की विशेषता है जो पत्तेदार डिजाइनों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जो आप ये देख रहे हैं ये इसमें कुछ पत्तेदार डिजाइन भी है। 15वीं शताब्दी में बनी चांद मीनार कौन सी 4 मंजिलों में विभाजित है। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 210 फीट ऊंची पतली टावर है, जो अब ये यानी कि पीच कलर जो आड़ू का रंग होता है उसमें ये फिलहाल रंगा हुआ है। तो ये दौलताबाद के किले में है। दौलताबाद अपनी राजधानी किसने बनाई थी, वो बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका नाम पहले देवगिरी होता था। तो उसने अपनी दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कराई थी। तो उसी दौलताबाद के किले में आपको ये चांद मीनार देखने को मिल जाएगी जिसकी ऊंचाई लगभग 210 फीट है। इसके अग्रभाग में एक बार एनक्लूसिव टाइल के काम पर शेवरॉन पेंटरिंग और कुरानिक छंद के बोल्ड बैंड का दावा किया गया था। यद्यपि यह एक ईरानी पर्वत की तरह लग रहा था, यह दिल्ली और ईरान के जो लोग थे उनकी स्थानीय संयुक्त कारीगरी थी, यानी कि दोनों के इसमें कुछ आपको मिक्सचर मिल जाएंगे, दिल्ली वालों के भी और ईरान वालों के भी। फिर हम डिस्कस करते हैं मकबरों के बारे में। शासक और राजघरानों की कब्रों की स्थिति, यानी जो मकबरे होते हैं एक तरीके से इनकी ये कब्र होती है। जो शाही परिवार होते थे राजा वगैरह, ये इनकी कब्र होती है। इस तरह के मकबरों के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है, तुगलक का है, हुमायूं है और अब्दुल रहीम खान खाना, जिसे द्वितीय खानन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इन तीनों के मकबरे आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे, किसका, गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं और बाबू अब्दुल रहीम खान खाना। और जो ये अकबर है इसका जो आपको मकबरा मिलेगा वो सिकंदरा आगरा के अंदर मिलेगा, और ये है एतमतुल्ला, इनका भी आपको मकबरा आगरा के अंदर मिलेगा। तो जो ये आप डायग्राम में जो आप ये मकबरा देख रहे हैं ये एतमतुल्ला का मकबरा है जो आगरा के अंदर। वेल छुए हैं उनके अनुसार कब्र के पीछे का जो विचार है वो न्याय के दिन सच्चे आस्तिक के लिए पुरस्कार के रूप में शाश्वत स्वर्ग था। इसने मकबरे के निर्माण के लिए पैराडाइसियल इमेजरी का नेतृत्व किया। कहने का मतलब इनका यह है कब्र के पीछे का जो ये है, ये इस तरीके से उन्होंने न्याय के दिन में सच्चे आस्तिक के लिए पुरस्कार के रूप में शाश्वत स्वर्ग था। दीवारों पर कुरान की आयतें देखने को मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। शुरुआत के साथ मकबरे को बाद में एक बगीचे या पानी के पास या दोनों जैसे पैराडाइसियल तत्वों के भीतर रखा गया था। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इसके चारों तरफ बाग भी मिल जाएगा और बीच में स्विमिंग पूल टाइप आपको तालाब भी मिल जाएगा यहाँ पर पानी के। जैसा कि हुमायूं के मकबरे और ताजमहल में क्या है कॉमन है, वहां पर आपको चार बहार शैली देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन बन सकता है कि ताजमहल की शैली कैसी है, वो चार बहार शैली है।
जो इस प्रकार है कि निश्चित रूप से संरचित और शैलीबद्ध स्थानों के इतने विशाल विस्तार का उद्देश्य केवल अगली दुनिया में शांति और खुशी का प्रतीक नहीं हो सकता, बल्कि वहां दफन व्यक्ति की महिमा, भव्यता और शक्ति का प्रदर्शन भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे सराइस के बारे में। भारत की एक बेहतर दिलचस्प विशेषता थी सरसी, जो शहरों को बनाती थी और गाने पर एक साधारण वर्ग या आयताकार योजना पर बनाए गए थे और भारतीय और विदेशी यात्रियों जो तीर्थ यात्री वगैरह होते थे उनको आवास प्रदान करने के लिए ये बनाई गई थी। जिन सार्वजनिक डोमेन थे जो विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के स्तर पर शोर और समय के सांस्कृतिक रीति रिवाजों में अंतर दिया था। वो आपको समझ में आएगा कि सराय क्या होते हैं। ये एक तरीके से इनको आप धर्मशाला बोल सकते हैं। आज के गैरशाही वर्गों के सार्वजनिक और निजी स्थानों में शैलियों, तकनीकों, सजावट का एक साथ आना भी था। इनमें घरेलू उपयोग के लिए भवन, मंदिर, मस्जिद, खास सूफी संतों का आश्रम और दरगाह, स्मारक, द्वार, भवन और उद्यानों में मंडप, बाजार आदि शामिल थे। अब हम डिस्कस करेंगे मांडू के बारे में। जो मांडू शहर है ये इंदौर से लगभग 60 मील की दूरी पर 2 से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि आपको ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा मांडू। उत्तर में इसके मालवा का पठार है, तो इसके उत्तर में क्या मांडू की प्राकृतिक रक्षा ने क्या किया है कि यहाँ पर जो परमार राजपूत थे, अफगान और मुगलों द्वारा लगातार बस्तियों को शासन किया है। एक होशंग शाह होते थे, उनके द्वारा स्थापित गौरी राजवंश की राजधानी के रूप में इसने बहुत प्रसिद्ध जो गौरी हासिल की, यानी कि जो गौरी वंश जो गौरी डायनेस्टी थी उसमें जो ये था होशंग शाह, इन्होंने इसको अपनी राजधानी के रूप में बनाया था। मांडू मध्यकालीन प्रांतीय शैली की कला और वास्तुकला का एक विशिष्ट प्रतिनिधि है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रांतीय शैली भी मिलेगी और वास्तुकला भी मिल जाएगी। यह घाटों आदि का एक जटिल मिश्रण है, यानी कि यहाँ पर आपको महल भी मिलेंगे देखने के लिए, मंडप भी मिलेंगे, मस्जिद भी मिलेगी और कृत्रिम जलाशय भी देखने को मिलेंगे। बावड़ियों, घाटों आदि का एक जटिल मिश्रण है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। आकार का स्मारकीय के बावजूद संरचनाएं प्रकृति के बहुत करीब थी, जो धनुषाकार शैली में डिजाइन की गई थी। मंडप प्रकाश और हवादार ताकि इन इमारतों में गर्मी बढ़ती। मंडप थे उनमें आपको हवा के लिए भी पूरा का पूरा बंदोबस्त वहां पर किया गया था कि जिससे आपको वहां पर गर्मी न लगे। अगर आप कभी बैठोगे इमारत में जाकर बैठोगे, जैसे कि दिल्ली में बहुत सारी पुरानी किला है, लाल किला है, तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपको वहां पर हवा बिल्कुल चारों तरफ से लगेगी और आप वहां पर गर्मी का बिल्कुल भी अनुभव नहीं करोगे। आजकल वो पिकनिक प्लेस बन चुके हैं वहां पर दिल्ली के अंदर। स्थानीय पत्थर और संगमरमर का उपयोग लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मांडू पर्यावरण के लिए वास्तुशिल्प अनुकूल का एक बेहतरीन उदाहरण है। शहर में स्थित रॉयल एनक्लेव में इमारतों का सबसे पूर्ण और रोमांटिक सेट और महलों और परिचय संरचनाओं के आसपास कृत्रिम झीलों के आसपास बनाया गया था। जो आप ये फोटो में देख रहे हैं ये हिंडोला महल है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हिंडोला महल कहाँ पर है, तो हिंडोला महल मांडू के अंदर है। यह एक रेलवे पुल की तरह दिखता है जिसमें दीवारों का समर्थन करने वाले ऐसे ब्रैक्स हैं। यह सुल्तान का दरसा खोलता और वह स्थान भी था जहां उसने अपनी प्रजा को वो देखता था, यानी वो यहाँ बैठकर अपनी प्रजा से मिलता था। यानी कि जोड़ती दीवारें हैं हिंडोला, इसका बहुत ही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। जहाज महल, अगर आपको कृत्रिम तालाब देखने को मिल जाएंगे तो ये वही है। जहाज महल भी आपको मांडू में देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे हैं जहाज महल है, ये 2 जलाशयों के बीच एक सुंदर 2 मंजिला जहाज महल है, यानी कि 2 मंजिला है ये, जिसमें खुले और छज्जे और एक छत है। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित के द्वारा ये मनोरंजन के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसमें जल कुंडों का एक जटिल व्यवस्था और एक टेरेस स्विमिंग पूल भी था, जिसके टेरेस पर भी एक स्विमिंग पूल था। रानी रूपमती का डबल तटबंधी दक्षिणी तटबंधों पर स्थित है, जिससे नर्मदा घाटी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है।
बाज बना था जो हौलो छतों से घिरा हुआ था। अभी एक मूवी आई थी भूमि पांडेकर की, दुर्गामती। तो जो दुर्गामती में स्टोरी दिखाई गई थी वो रानी रूपमती और बाज बहादुर को ही कंसिडर। तरफी महल नामा की मदरसा खंडर हो चुका है वहां पर। तो ये बन सकता है क्वेश्चन की जो असरफी महल है ये कहाँ पर है, ये भी मघोशन शाखा मकबरा है मांडू के अंदर। इसमें सुंदर गुंबद है, ये आप गुंबद देख रहे हो इसके अंदर। ये संगमरमर की जाली है, संगमरमर ये जाली है संगमरमर की। और पोर्टिको कोर्ट और टावरों के साथ एक राजसी संरचना है। इसे नकाशदारी कोष्टक और तोरण इसे एक नए नरम रंग देते हैं। तो ये किसी संरचना है, ये अफगान संरचना है। यह विशाल प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जाता है, यानी कि आप इसमें बड़ा विशाल गेट है जिसमें आप एंटर करोगे, जो एक स्क्वायर गुंबद के साथ सबसे ऊपर है, जिसके आगे तीन तरफ से जो तीन तरफ से स्तंभों से घिरा हुआ है। ये छोटे गुंबदों के साथ ऊपर है। इमारत का मुख लाल बल को मिल जाएगा, उसमें निम्बा नक्काचारी कोष्टक पर समर्पित है और मेहराब में कमल की कली है। यानी कि जिसकी मेहराब, जो आप ये मेहराब देख रहे हैं, इसमें ये कमल की जो पत्तियां होती हैं उससे डिजाइन किया गया है। प्रांतीय शैली की वास्तुकला को स्थानीय परंपरा के लिए बयान देने के लिए शाही दिल्ली की संरचना के बहुत करीब माना जाता है। तो हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो शाही दिल्ली की मानी जाती है शाही शैली ये बहुत करीब माना जाता है। फिर भी मांडू की तथा कथित रोबस कठोर पठान वास्तुकला, इसकी सतह पर जालियां, नक्काशदारी कोष्टक आदि हल्कापन इंडो इस्लामिक वास्तुकला के अनुभव की कथा में एक महत्वपूर्ण नक्शे था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसका पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।